सच बोलने के लिए कुख्यात, बहुत कड़वी, खरी खरी। तो कल साहब मेरे पास ना एक पत्रकार, महिला पत्रकार का फोन आया, और बहुत बड़े अखबार की पत्रकार हैं, और चूंकि आजकल भाई पहलवानों का एक बड़ा गर्मा गर्म टॉपिक तो चल ही रहा है, तो एवरीबॉडी वांट्स इंफॉर्मेशंस। तो उसने अपने सर्कल में पूछा हुआ कि किसी रेसलिंग कोच का नंबर दो, तो किसी ने उनको मेरा नंबर दे दिया। तो मतलब वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ उनको इतना बताया गया था कि ही इज रेसलिंग कोच। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा हु गेव यू माय नंबर? तो उसने बोला ऐसे ऐसे फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने कहा डू यू नो अबाउट मी? कहती नो। मैंने कहा अच्छा। तो जब बात हमारी शुरू हुई तो मैंने कहा कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिफरेंट हो सकता है इस केस में, क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं। तो वो एक सेट माइंडसेट के साथ आई थी मुझसे बात करने। तो उन्होंने बोला आप क्या सोचते हैं? तो मैंने बोला ये तो पूरा झूठा केस है। तो ना वो उनके अंदर की फेमिनिस्ट नारी जाग गई, और उन्होंने बोला हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं, एंड हाउ कैन यू बी सो नेगेटिव, सो बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन? तो मैंने कहा सेम क्वेश्चन अप्लाइज टू यू टू। हाउ कैन यू बी सो श्योर? आप इतनी श्योर कैसे हैं कि नहीं वो लड़कियां सच बोल रही हैं? तो ये डिस्कशन हमारा उनका शुरू हुआ। तो मैंने उनसे मेरा तो एक ही सवाल होता है, जो भी बहस करने मुझसे आता है या बातचीत करता है, तो मैं पूछता हूं कि आपने एफआईआर पढ़ी है? आपको पता है एलिगेशंस क्या लगाए गए हैं? तो उन्होंने वही जो अखबारों में जो आज से 4 दिन पहले जो छपा था वो पढ़ रखा था। तो मैंने कहा आपको पता है कि स्पेसिफिक एलिगेशंस लड़कियों ने क्या लगाए हैं? तो वो कहती नहीं। तो मैंने कहा देन हाउ कैन यू बी सो श्योर कि वो झूठ बोल रही हैं? तो कहती वो झूठ कैसे बोल सकती हैं? मैंने कहा वो झूठ क्यों नहीं बोल सकती? कहते कोई एक लड़की अपने बारे में अपनी इज्जत ऐसे उछालेगी? मैंने कहा कोई लड़की? अच्छा, मैंने कोई पुरुष उछालेगा अपनी इज्जत? तो मैंने कहा वाई आर यू सो बायस्ड? और आपने ये क्यों मान लिया कि कोई लड़की झूठे आरोप नहीं लगा सकती? खैर तब हमारी ये इस प्रकार की डिस्कशन चलने लग गई। तो फिर मैंने उनसे वही पूछा कि आपको मालूम है आरोप क्या है? और कहती आप कैसे कह सकते हैं कि आरोप झूठे हैं? मैंने कहा आप पढ़ी लिखी हैं? कहती हाँ। मैंने कहा आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री की होगी? कहती हाँ। मैंने कहा कॉन्वोकेशन हुई है डिग्री? कहती हाँ हुई थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ था? मैंने कहा एक हॉल जिसमें 1000, 2000, 5000 लोग बैठे हुए थे, तो आप डिग्री लेने गई थी? हाँ। आपके मम्मी पापा भी रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स कलीग्स रहे होंगे, हजारों लोग उस हॉल में रहे होंगे, स्टेज पे भी 8-10 आदमी बैठे थे? कहाँ बैठे थे? वाइस चांसलर साहब ने आपको डिग्री दी? और अगर आप कोई लड़की आरोप लगाने लगे, वाइस चांसलर साहब ने डिग्री देते समय ही स्टार्टेड ग्रोपिंग, वो मेरी ब्रेस्ट टटोलने लगे। वुड यू बिलीव दिस एलिगेशन? इज इट रियली पॉसिबल? अब सब पत्रकार महोदया चुप हो गई। मैंने कहा आप बताइए ना, आप डिग्री ले रही हैं मंच पे चढ़ के, वाइस चांसलर साहब आपको डिग्री दे रहे हैं, मंच पे भी 10 लोग बैठे हैं, और आपके मम्मी पापा सामने खड़े होके वीडियो बना रहे हैं कि हमारी बेटी को डिग्री मिल रही है, और वाइस चांसलर साहब ने आपकी टी शर्ट उठाई। वुड यू बिलीव दिस एलिगेशन? देन यू आर आस्किंग मी हाउ आर यू सो श्योर कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं? सब ये है आज की मीडिया का माइंडसेट कि इन्होंने एक रट लगा ली है,
एक लाइन पकड़ ली है और पहले दिन से एक पुरुष को सिर्फ इसलिए दोषी मान लिया कि कुछ लड़कियों ने आरोप लगाए। मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। वो अच्छा मुझसे वो पूछती मतलब आपके पास इतनी सूचनाएं कहां से आती हैं? मैंने कहा जनाब मेरे पास इतनी सूचनाएं इसलिए आती हैं क्योंकि मैं सूचनाएं एकत्र करता हूं। मैं खुद से सवाल पूछता हूं। मैं आई डोंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और हमने आंख बंद करके मान लिया। नहीं, हमारे सामने जब भी कोई बात आती है तो हम खुद से सामने वाले से लॉजिकल प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में हमें सारे जवाब मिल जाते हैं, फिर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पत्रकारों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। एक गुरुकुल में एक ऋषि थे, उनके शिष्य की जब शिक्षा पूरी हो गई तो वो गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी को गुरु दक्षिणा दी और उन्होंने बोला कि गुरुदेव अब आज्ञा दीजिए। बोले हाँ पुत्र जाओ वत्स, यशस्वी भव। तो बता गुरुजी जाते जाते बस एक शंका है उसका समाधान कर दीजिए। उन्होंने पूछा क्या? कहते आज तक तो मुझे जब कोई शंका होती थी, कोई सवाल होता था, तो उस शंका समाधान के लिए मैं आपसे प्रश्न करता था, आपसे सलाह लेता था, आपसे पूछता था। आज के बाद आप जब नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? तो गुरुजी ने जवाब दिया, स्वयं से तर्क करना, स्वयं से तर्क करना, खुद से सवाल जवाब करना। तर्क, कुतर्क नहीं, तर्क। तो उन्होंने बोला तर्क व ऋषय, कि आज के बाद तर्क ही तुम्हारा ऋषि है, तुम्हारा गुरु है। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। तो कल साहब मैं एक वीडियो देख रहा था कि साक्षी मलिक जी ने एक जुमला फेंका कि नहीं जी, नहीं जी, हमने कोई आंदोलन वापस नहीं लिया। रेलवे की ओएसडी के तौर पे भी मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, कुछ फाइलों पे साइन करने थे, इसलिए मैं ऑफिस चली गई थी, पर आंदोलन तुम्हारा न्यूआ चलता रहेगा। ये साक्षी मलिक जी ने एक पत्रकार को उसके सवालों के जवाब में उत्तर दिया। उस पत्रकार ने आगे सवाल नहीं पूछा। और तो मैंने कल की वीडियो में ना एक एनालॉजी दी थी, एक उदाहरण दिया था कि भैया ये जो नौकरी होती है ना, इट इज लाइक अ हस्बैंड। वो पति की तरह होती है, ससुराल की तरह होती है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं में आप बंधे रहते हैं। 1000 किस्म के नियम कानून होते हैं। और ये जो आंदोलन होता है ना, इट इज लाइक अ बॉयफ्रेंड। पति एक ही होता है, बॉयफ्रेंड तो चाहे 20 रख लो, किसी के साथ मैगी खा लो, किसी के साथ अगले 10 मिनट बाद पिज्जा खा लो, किसी के साथ मंचूरियन खा लो। आई समझ में? तो साक्षी मलिक जी, आप सरकारी नौकरी करती हैं या अपने पिताजी के किराने की दुकान पे काम करती हैं? मतलब आपने रेलवे को वैष्णव साहब के किराने की दुकान समझ लिया है क्या? कि नहीं मेरे को कुछ फाइलों पर साइन करनी थी, इसलिए तो मैं आंदोलन छोड़ के ऑफिस चली गई थी। आंदोलन तो नहीं चलता रहेगा। जैसे ना वो लड़की आई कॉलेज से तो पापा से बोली, पापा थोड़ी देर दुकान पे मैं बैठ जाती हूँ, आप जाओ रोटी खाया हो। होता है ना ऐसा, है ना? बच्चे अपने पेरेंट्स को रिलीव कर देते हैं वो मॉम एंड पॉप स्टोर में, छोटी छोटी दुकानों में।
तो रेलवे को आपने किराने की दुकान बना लिया कि मैं गई थी 4 साइन कर आई, मैं वापस आंदोलन करूंगी। ऐसे नहीं होता है जी। और मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं ना, और स्पेशली जब आप ऑफिसर बनते हैं, हर सर्विसमैन को नौकरी में लेते वक्त एक प्रक्रिया होती है, उसे इंडक्शन कहा जाता है। वैसे तो लंबी लंबी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, एक इंडक्शन होती है, उसमें बताया जाता है डूज एंड डोंट्स। स्पेशली जब ऑफिसर्स बनते हैं तो उनके डूज एंड डोंट्स तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आप अफसर बन गए हैं, एक सिंपल स्टाफ के डूज एंड डोंट्स अलग होते हैं, पर अफसरों पे जिम्मेवारी ज्यादा आ जाती है। तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया, यू आर ऑफिसर्स इन इंडियन रेलवेज। तो आपकी इंडक्शन हुई थी, आपको कुछ डूज एंड डोंट्स सिखाए पढ़ाए गए थे। आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है ना। तो मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आप ना इस तरह किसी सरकारी नौकरी में रहते हुए एजिटेशन नहीं कर सकते। एजिटेशन तो बहुत दूर की बात है, आप फेसबुक पे एक लाइन की पोस्ट भी नहीं लिख सकते सरकार के खिलाफ। आप ट्विटर पे एक बयान नहीं दे सकते सरकार के खिलाफ, क्योंकि आप सरकार के कर्मचारी हैं। भीष्म पितामह ने कहा था ना कि मुझे मालूम है दुर्योधन का पक्ष सही नहीं है, परंतु मैं हस्तिनापुर राज्य का कर्मचारी हूं, सेवक हूं, मैं राज्य के खिलाफ नहीं जा सकता, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है। द्रोण और भीष्म उस अधर्म के साथ ही रहे और पांडवों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि दे कुड नॉट गो अगेंस्ट द स्टेट। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो साक्षी मलिक जी, आप एक तो सरकार की नौकरी में रहते हुए किसी किस्म का एजिटेशन कर ही नहीं सकती, और आप तो पूरी सरकार को बदनाम कर रही थी उस दिन, जिस दिन की 28 तारीख को हमारी नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और पूरी दुनिया में देख रही थी। खैर साहब, सरकार ने अब तक आपके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो, मैंने कहा ना, हमारा देश होलिकाऊ सिंड्रोम से ग्रस्त है। बेचारी अबला नारी, मिडलिया हमारी छोरी, इसीलिए अब तक आपके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया, पर चिंता मत करिए, होगा। तो पहली बात तो आप सरकारी नौकरी में रहते हुए एजुटेशन कर नहीं सकती, और आप सर्विस रूल से बंधी हुई हैं, और आप नियमतः अपने स्टेशन से अगर बाहर जाती है ना, तो आपको स्टेशन लीव लेनी पड़ती है। और एक सरकारी कर्मचारी के लिए 15, 16, 18, 20 किस्म की लीव्स होती हैं। अगर एकदम छोटी सी एक दिन के लिए चाहिए, अचानक काम पड़ गया, तो वो कैजुअल लीव होती है। अगर आप 4-6 दिन बीमार पड़ गई तो वो मेडिकल लीव होती है। एक आपकी अर्न लीव होती है जो आप अर्जित करती हैं, उसको अर्जित अवकाश बोलते हैं। उस साल में आप 1 महीना ले सकती हैं, पर ये लीव सैंक्शन करानी पड़ती हैं। बिना सैंक्शन अगर आप लीव पे चली जाए तो आप एब्सेंट मानी जा सकती हैं। इसके अलावा और मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्टडी लीव, दुनिया भर की लीव्स होती हैं। तो आप पिछले दिन से जब से एजुटेशन कर रही थे ना, तो आप ऑन लीव थी, ड्यूटी पे उपस्थित रहते हुए आप एजुटेशन नहीं कर सकते। तो जब कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी पे होता है ना, तो वो वापस ज्वाइन करता है, तो आपके बाप की किराने की दुकान नहीं कि जब मर्जी जाके कुर्सी पे बैठ जाओगे और सौदा तौलने लग जाओगे। मेरे को 4 फाइलें साइन करनी थी, मैं न्यू ऑफिस चली गई थी। जी नहीं, आपको रेलवे ने 27 तारीख को नोटिस सर्व किया था कि तुरंत नौकरी ज्वाइन करो, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे। 28 तारीख को जब आप एजुटेशन कर रही थी ना, उससे पहले 27 तारीख को नॉर्दर्न रेलवे ने आपको नोटिस इशू किया था। खैर, उसके बाद आप गई, आपने नौकरी ज्वाइन की, और ऐसे ही नहीं कर ली, आपने बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर दिया होगा कि डियर सच एंड सच सर जी, आई साक्षी मलिक टुडे hereby report for duty on this and this date in the forenoon of this and this date। आज इतने बजे अपराह्न में इतने बजे ड्यूटी के लिए उपस्थित होती हूँ।
आफ्टर अवेलिंग अ लीव ऑफ इतने दिन। फिर आपकी ज्वाइनिंग को एक व्यक्ति, एक जिम्मेदार अधिकारी, आपका बॉस सैंक्शन करता है। जैसे छुट्टी सैंक्शन होती है ना, उसी तरह ज्वाइनिंग भी सैंक्शन होती है। ये नहीं कि जब मर्जी चल दिए और जब मर्जी आ गए, जी नहीं। छुट्टी लेओगे तो पहले छुट्टी मांगोगे, सैंक्शन होगी, मंजूर होगी, तब जाओगे छुट्टी पे, और जब वापस आओगे तो ज्वाइनिंग दोगे, और सरकार ये डिसाइड करेगी कि आपको ज्वाइन कराना है कि नहीं कराना है। आई समझ में? तो आपने बकायदा अर्जी देके नौकरी ज्वाइन की है कि आई हेयर बाय रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुडे इन द मॉर्निंग ऑफ दिस डेट। इसलिए आप पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आप बेवकूफ हो सकती है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। आप और आपका वो पत्रकार बेवकूफ हो सकता है, उसने आपसे सवाल नहीं पूछे। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। और मैं तो सवाल पूछूंगा, ये कौन सी किराने की दुकान चला रहे हो कि मैं 4 फाइल साइन किया करूंगी, उसके बाद एजुटेशन करती रहूंगी। और आपने कहा, बजरंग पुनिया का भी बयान आया, अगर ये नौकरी हमारे आंदोलन के आड़े आएगी तो हम ये नौकरी छोड़ देंगे। वैसे ही छोड़ देंगे जैसे मेडल बहा देंगे था। मेडल तो नहीं बहाए आपने, हमने तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट की थी, अरे बहा दो बहा दो। आप, क्योंकि आप इस मेडल के हकदार नहीं हो। ये मेडल आपके गले में पड़ के बेचारा शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा कि कितने घटिया, गलीच, धोखेबाज, झूठे, फरेबी लोगों के गले में मैं पड़ा हुआ हूं। तो जो मेडल में आने की धमकी थी वही है, नौकरी छोड़ने वाली धमकी है कि अगर ये हमको नौकरी के डर दिखा के ब्लैकमेल ना करे सरकार, हम ये नौकरी न्यू न्यू 1 मिनट में छोड़ देंगे। अरे छोड़ दो ना भाई, किस पे एहसान कर रहे हो? अच्छा, ये नौकरी करके एहसान किस पे कर रहे हो? मैडम जी, भारत सरकार ने एहसान कर रखा है आपको नौकरी देके, समझी? और आप अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, ये हिंदुस्तान में तो एक आधा मेडल वो भी अब आने लगा है ना। चीन में, यूएस में, अमेरिका में और बाकी कंट्रीज में ना ओलंपिक मेडलिस्ट न्यू आंडे हैं। जैसे दिल्ली की सड़कों पे इंजीनियर जो है ना बीटेक्स करके बेरोजगार घूमते हैं, अमेरिका और रशिया में ऐसे घूमते हैं ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, और कोई सरकार नौकरी नहीं देती। आप लोगों को जैसे दामाद की तरह पाला जाता है ना, हाँ जी, 150 रुपया खर्च किया ना सरकार ने। आप तो जाती हैं ना अमेरिका ट्रेनिंग करने, जाती हैं ना। किसी अमेरिकन एथलीट से पूछा कि सरकार आपके ओलंपिक ट्रेनिंग पे कितने पैसे खर्च करती है, कितने दिन सरकारी छुट्टी मिलती है, कितने दिन अपने 125 किलो के हस्बैंड के साथ मुल्तानी मारती हो विदेश में जाके, टॉप्स के खर्चे पे और जेएसडब्ल्यू और ओजीक्यू के खर्चे पे? फूटी कौड़ी नहीं देती सरकार। ओलंपिक से पहले सिर्फ 90 दिन का एक कैंप लगाती है। बाकी सारी पहलवानी, सारी स्पोर्ट्स खिलाड़ी अपने सोर्सेस से, अपने शौक के लिए, अपने संसाधनों से करता है, और मेडल जीत के सरकार पे एहसान नहीं करता। और ना वहां कोई किसी किस्म की प्राइज भी नहीं मिलती है कि लो भाई कॉमनवेल्थ गेम जैसा फर्जी डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट जीत लिया तो 2 करोड़ रुपए दे दो, डीएसपी की नौकरी दे दो। हाँ जी, अपने दर्शकों को और बता दूं, रेसलिंग की कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है, उसका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज नहीं आ सकता। गोल्ड की तो बात से छोड़ दो, सपना भी नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अगर 40 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ना, उनको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लड़ा दो, 40 के 40 का ब्रॉन्ज नहीं आओगा। ये स्टैंडर्ड है कॉमनवेल्थ गेम्स का। ऐसे ऐसे द्वीप पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी जनसंख्या 1000, 2000, 5000 है।
और टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स किसी वजन में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। उनके मुल्तानी मार के आप गोल्ड ले आए और 2 करोड़ रुपए और डीएसपी की नौकरी। ऊपर से एहसान, मारी छोरी मेडल ले आई है। तो ये मेडलों का एहसान किसी और पे करना। सरकार ने आपको नौकरियां अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं कि चलो भाई, ये कति लीला अनपढ़ है, इस बेचारे ने नौकरी दे दो, नहीं तो ये तो कति भूखा मर जाएगा, इस मेडल का केक रहेगा। ये रहम खा के सरकार आपको नौकरी देती है, अदरवाइज यू डोंट डिजर्व दैट जॉब। और जिस दिन कंपटीशन देके वो नौकरी हासिल करना पड़ जाएगी ना, किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोग, अगर आपको स्पोर्ट्स कोटे की नौकरी न दी जाए, तो मैं दावे से कहता हूं, हिंदुस्तान का कोई पहलवान अगर किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की नौकरी ढूंढ लेगा तो मतलब जो कहोगे वो हार जाऊंगा। इसलिए आपको सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति दे रखी है। सरकार को आंखें दिखाना बंद कीजिए, सरकार पे एहसान करना बंद कर दीजिए। इस देश ने 150 करोड़ रुपया खर्च करके आपको इस मेडल जीतने लायक पहुंचाया है, वो भी हिंदुस्तान जैसा देश है कर रहा है। अमेरिका में होती तो एक फूटी कौड़ी नहीं देती सरकार, बोले बहुत शौक है तो अपना खुद ओलंपिक खेल ले। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। और आपको मालूम है, यहां तो आपको जब कोचिंग कैंप लगता है तो 4,000 रुपए रोज देती है ना सरकार। क्यों? ओलंपिक में जब क्या नाम टॉप्स स्कीम में जब विदेश में ट्रेनिंग करने जाती हो, तो अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपनी साली को लेके जाती हो साथ में एज पार्टनर है। एक मैसियर साथ जाता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट साथ जाता है, एक पर्सनल कोच साथ जाता है। अगर अमेरिका में होती ना, तो अपने पैसे खर्च करके किसी कोच के साथ कोचिंग कैंप अटेंड करती। हाँ जी, किसी वर्ल्ड क्लास कोच के साथ। उसके वहां पे कोचेस फ्री सेवा नहीं देते इंडिया की तरह कि मैं वर्ल्ड क्लास कोच हूं, मैं ये हूं, मेरा कोचिंग कैंप लग रहा है, आइए 20 दिन का कैंप है, $3,000 दीजिए, रहने खाने की व्यवस्था अपनी खुद कीजिए। $3,000 सिर्फ ट्रेनिंग का, रहने खाने की अपनी व्यवस्था खुद करनी है। तो खिलाड़ी ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, अपने खर्चे से वहां रुकते हैं, कोच साहब को चढ़ावा चढ़ाते हैं कि लो सर $3,000 ले लो, 20 दिन ट्रेनिंग दे दियो। यहाँ सरकारी दामाद सरकारी सांड बन के हैं, 150 करोड़ रुपया खर्च करके, और वाह बेटा हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। हरामखोरी का कल्चर इस देश ने, हरामखोरों की एक जमात इकट्ठी कर रखी है, और एहसान फरामोश हरामखोर जो मुफ्त की खाएंगे और ऊपर से एहसान करेंगे। मैं नौकरी छोड़ दूंगी, अगर नौकरी हमारे आड़े आएगी आंदोलन में तो हम आंदोलन करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे। भूखे मर जाओगे, नौकरी छोड़ दोगे जिस दिन। जितने बड़े धन्ना सेठ थे ना तुम तीनों, हमको पता है, सारे हरियाणा में पता है, शाम की रोटी का जुगाड़ नहीं था तुम तीनों का। शुक्र मनाओ इस देश का, इस समाज का, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का, कि हमने आपको सिर आंखों पे बिठाया, आपको पहलवान बनाया, आपको यहां तक पहुंचाया, और आज आप हम ही को आंखें दिखा रहे हो, मेडल बहा दोगे, नौकरी छोड़ दोगे। इसलिए वो तो पत्रकार थे दल्ले, जो आपसे सवाल नहीं करते। मेरे जैसा पत्रकार होता ना और मेरे सामने ये बयान दे देती, तो मैं तो ऐसे ही सवाल पूछता। खैर जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। और भाई साहब प्लीज़, मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी तल्ख भाषा और कड़े शब्दों को माइंड मत किया करो। मैं ना वो है ना, वो पाकिस्तान वाला वो सीरियल है ना, कि मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। खैर साहब, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।